तपोज पाल जी, जिस तरह खबरें आ रही हैं कि 100 दिन के कार्यकाल के भीतर सबसे पहले चीन जाएंगे, ये बात कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। जिस तरह से मोदी जी का डंका बजता है, मोदी और ट्रंप का नाम लिया जाता है, ये बात कहीं दिक्कत खड़ी करेगी और विपक्ष भी आपको कहीं ना कहीं घेरेगा इस बात को लेके कि संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं और उसके ट्रम्प जी के शपथ ग्रहण नवीन जी, के इनका बाद वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही। जी आप थोड़ा सा। जी। ऑडिबल जी राइट। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी। देखिए, जो बात चल रही है कि युद्ध समाप्ति की घोषणा वो करेंगे, तो युद्ध समाप्त अगर होता है तो उसमें वैश्विक शांति बढ़ेगी और उसकी पहल मोदी जी भी कई बार कर चुके हैं। लेकिन उसमें भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि भारत के जो 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 रिमोटली प्रोजेक्ट चलते हैं, स्पेशली टेलीकॉम्स के और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो लोग इंजीनियर्स वहां पे डायरेक्टली जाते हैं। लेकिन जो टेलीकॉम्स के प्रोजेक्ट चलते हैं और आईटी के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे इजराइल और वहां पे शांति आएगी और यूक्रेन और उसमें शांति आएगी, तो उसमें अचानक से इसके प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ेगी और उसमें इंगेजमेंट इंजीनियर के भारत के वो बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे अचानक से रिक्रूटमेंट वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, यूएस ट्रम्प के आने के बाद जो इन्होंने यूएस को बढ़ावा देने के लिए यूएस फर्स्ट जैसी जो नीति है, उसके तहत वो तेल में अपने जो रिजर्व है उसको यूज करने की कोशिश करेंगे और ओपेक में डिपेंडेंसी को कम करेंगे। उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत आराम से कम दामों में तेल को खरीद सकेगा और तेलों की कीमत ड्रास्टिकली कम हो सकेगी। चीन के साथ इनके व्यापार युद्ध बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये ट्रंप ने पहले ही संदेश दिया था। अगर चीन के साथ वो फिर से व्यापारिक युद्ध लेके आते हैं तो उससे डायरेक्ट जो सीधा फायदा होगा वैश्विक सप्लाई चेन पे फायदा होगा भारत को। भारत और इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो वैकल्पिक निर्भरता लोग ढूंढते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट कि कहाँ पे लगाएं, तो उसके लिए भारत प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी लैंड के रूप में सामने आए। तपोज पाल जी, बड़ी चुनौती जो सरकार के साथ होगी और जो आप लोग भी साथ, जो आवर्जन है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो बहुत सख्त होने वाली है। जो H-1B वीजा की बात लगातार की जा रही है, उसमें सख्ती है क्योंकि अमेरिका अपने लोगों को रोजगार देना चाहता है। तो आईटी सेक्टर के लिए जगह झटका होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बेंगलुरु में बैठे हुए हैं। बेंगलुरु में से कुछ ना कुछ क्या संकेत आ रहे हैं वहां से? मैं रिप्लाई दे देता हूँ। मैं खुद ही 19 साल का मेरा एक्सपीरियंस है आईटी टेलीकॉम सेक्टर में और मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट था। मैं फुल टाइम हूँ इसमें भाजपा में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब H-1B वीजा वो अप्रूव करते हैं ज्यादा संख्या में, तो यहाँ से इंजीनियर वहां जाते हैं और भारतीयों की संख्या यूएस में बढ़ती है। लेकिन H-1B वीजा अगर वो कम करते हैं तो आउटसोर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगर H-1B वीजा वो कम करते हैं तो हमारे यहाँ पे नौकरियों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आउटसोर्स में वो पर इंजीनियर पे जो कॉस्ट आता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और उसमें क्या होता है, वो जैसे जो कॉस्ट वो अमेरिका में देंगे उसमें यहाँ पे 3 से 4 एक्सपर्ट इंजीनियर्स उनको मिल जाएंगे। तो उस ट्रांजिशन में क्या होता है कि भारत में नौकरियों की संख्या अचानक से बढ़नी शुरू हो जाती है और यहाँ के जो फर्म्स होते हैं और जो आउटसोर्स करते हैं वो अचानक से रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैंने एक चीज और बताया था आपको कि देखिए दोनों ही चीजें हैं। H-1B वीजा अगर कम होता है तो हमें यहाँ पे फायदा हो जाता है नौकरियों में, और H-1B वीजा अगर बढ़ता है तो वहां पे इंडियंस जाते हैं और वो अपना काम करते हैं और जो भी वो टीम अपना बनाते हैं। लेकिन एक चीज डेफिनेटली है कि वो जो डॉलर है उसकी जो मजबूती है उस पर ध्यान देंगे, और वो अगर डॉलर मजबूत होता है तो जो ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे विश्व स्तर पे उनको बहुत तगड़ा झटका लगेगा। तो बाकी जो छोटे अर्थव्यवस्था की कंट्रीज है उसको जबरदस्त झटका लगने वाला ये तो कंफर्म है। लेकिन भारत को 3 या 4 डायरेक्शन से लाभ होने वाले हैं, वो मैंने आपको एक एक करके बताया कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मूवमेंट आएगा चाइना से। दूसरा है, अगर वो H-1B वीजा कम करते हैं तो नौकरियों की संख्या ऑटोमेटिकली यहाँ बढ़ेगी। तीसरा ये है कि वो अगर मेक इन अमेरिका और इन सब चीजों को जोड़ देते हैं तो उसमें भी हमारी आउटसोर्स की संख्या बढ़ेगी। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज है कि वॉर खत्म होने के बाद
इमीडिएटली रिहैबिलिटेशन के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेस और आईटी आउटसोर्सिंग इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट हुआ तो वहां के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो टेलीकॉम के थे वो हॉल्ट पे चले गए और यहाँ पे वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। लेकिन जैसे ही इजराइल और मिडिल ईस्ट में जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम वॉर को रोक देंगे, तो जैसे ही ये शांति बढ़ती है इमीडिएटली भारत में इसका